नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की सफाई सामने आई। यादव मुस्लिम वाले बयान पर उन्होंने सफाई दी है और ये कहा है कि मेरी भावना किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरी भावनाओं को गलत तरीके से प्रचारित किया गया। आज भी हम सबके हैं, ये कहना है देवेश चंद्र ठाकुर का। कोई जाति धर्म से बैर नहीं। 17 जून को उन्होंने ये बयान दिया था, जिसके बाद देश ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत भी सुलग गई। अलग अलग तरीके से लोगों के बयान सामने आने लगे, लेकिन इसी बीच देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने बयान को लेकर कहा है कि मैं माफी मांगता हूं, लेकिन मेरे बयान को गलत ढंग से प्रचारित किया गया है। मुझे किसी दूसरे पार्टी से धर्मनिरपेक्षता की लेने की सर्टिफिकेट किसी से जरूरत नहीं। मेरे सीतामढ़ी क्षेत्र के सारे लोग, किसी भी समाज के किसी भी धर्म के लोग जो पिछले 25 साल 30 साल से मेरा काम देखे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जातिवाद से ऊपर उठ के हमेशा मैंने काम किया है, भविष्य में भी ऊपर से हमेशा वो काम करूंगा। किसी धर्म के जो लोग हैं उन्होंने भी मुझे देखा है, मेरे धर्मनिरपेक्षता को देखा है। मैंने कभी किसी को न मेरे यहाँ आने से रोका है, न कभी किसी के काम को मैंने मना किया है। वो लोगों ने भी देखा है कि मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हूं और इसलिए हूं। तभी मैं उम्मीद करता था कि हाँ, मुझे जरा इन लोगों के भी ज्यादा समर्थन मिलेंगे। नहीं मिलने पर मैं दुखी हूं, मैंने अपना दुख व्यक्त किया। और जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की बयान पर उनकी पार्टी के नेता ने ही आपत्ति जता दी है। जेडीयू नेता अशफाक करीम मोहम्मद इरशादुल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफी मांगने की अपील की। अशफाक करीम ने कहा कि नीतीश कुमार ने हर मजहब और बिरादरी के लिए काम किया है, देवेश चंद्र ठाकुर को माफी मांगनी चाहिए। उनके बयान से मुस्लिम समाज आहत है। तकलीफ की बात यह हुई खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके बारे में यह कहा गया कि वोट नहीं देने का काम किया। हमारा मुराद श्री माननीय सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी से है। सारे अखबार में, सारे मीडिया में ये बातें आई। मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाहता जिससे माननीय को, हमारे देवेश चंद्र ठाकुर जी को कोई आहत पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, लेकिन मुसलमानों को तो तकलीफ पहुंची है। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि जिन लोगों के बारे में कहा गया कि उन्होंने वोट नहीं दिया, मैं समझता हूं कि सबों को तकलीफ पहुंची होगी। इसलिए माननीय सांसद जी को कम से कम माफी मांगना चाहिए। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, जहां चर्चित किडनी कांड में सजा का ऐलान हो गया है। जिला जज ने क्लिनिक संचालक डॉक्टर पवन को 7 साल की सजा सुना दी है। 18,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया। गर्भाशय के ऑपरेशन के दौरान सकरा थाना के बाजी राउत गांव की सुनीता देवी की दोनों किडनियां निकाल ली गई थी और इस पूरे मामले में जेल में बंद डॉक्टर पवन कुमार को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने अलग अलग धाराओं में अगले 5 साल और 2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 18,000 का अर्थदंड भी लगाया गया। इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी डॉक्टर आरके सिंह अब तक फरार है। उसके विरुद्ध कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिलहाल पीड़ित सुनीता एसकेएमसीएच में डायलिसिस पर जिंदा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। स्पेशल पीपी ये सुनीता किडनी कांड में डॉक्टर पवन कुमार को न्यायालय श्री अजय कुमार मल ने 7 वर्ष की सजा सुनाया है। ये सहयोगी के रूप में मुदालत थे और 18,000 रुपया फाइन के रूप में किया गया है। अगर फाइन का रुपया 18,000 नहीं देगा पवन कुमार, उसके बदले 4 माह का उसको सजा होगा। सुना 18,000 रुपया जुर्माना दंडित किया गया है, जिसमें 2 साल एक कस्टडी काट चुका है, उसको माइनस कर दिया गया है। इसमें कौन कौन सा धारा लगा हुआ था? इसमें धारा लगा हुआ था 384, 420, 120B, 307, 18/19 ट्रांसप्लेशन ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट। कब मामला दर्ज हुआ था? आज से पौने 2 साल पहले।
मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी डॉक्टर पवन को 7 साल की सजा का ऐलान किया है। साथ ही साथ 18,000 रुपए अर्थदंड की भी बात कही है। तो 2 साल पहले एक बड़ा मामला मुजफ्फरपुर में हुआ था, जहां पर ऑपरेशन के नाम पर महिला का किडनी निकाल लिया गया था। सुनीता नाम की महिला जो सकरा थाना क्षेत्र के बरियारपुर की रहने वाली थी। वहीं पर बरियारपुर में एक शुभकांत क्लिनिक चल रहा था, जहां पर उसका ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन के दौरान उसकी किडनी जो है वह निकाल ली गई थी। जब महिला की तबीयत बिगड़ी तो पूरे मामले का खुलासा हुआ था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था और इसमें जो डॉक्टर आरके सिंह हैं उनकी भी गिरफ्तारी की बात अभी तक जो है वह चल ही रही है। गिरफ्तारी अभी तक हो नहीं पाई है, कुर्की जब्ती हो गई, लेकिन जो गिरफ्तार क्लिनिक संचालक पवन हुआ था उसे सजा का ऐलान कर दिया गया है। उससे 7 साल की सजा जो है वह दी गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम अजय कुमार मल के कोर्ट ने इस सजा का ऐलान किया है। 7 साल की सजा और 18,000 रुपए अर्थदंड की बात कही गई है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और नवादा में एक बहुत बड़ा रेल हादसा टल गया। दरअसल किऊल गया रेलखंड पर जातर हॉल्ट के बाद स्कूली बस रेलवे ट्रैक पार करते वक्त अचानक ही फंस गई। सामने से आ रही मेमू ट्रेन के चालक ने बस को देखा और तुरंत ट्रेन को रोक दिया। गनीमत यह भी रही कि बस में कोई स्कूली बच्चा नहीं था। कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन रेलवे चालक की सूझबूझ से बहुत बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। वहीं कटिहार पुलिस ने केबल कटिंग गिरोह का खुलासा किया है। बीएसएनएल का तार काटकर चोरी करने वाले गिरोह के 7 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साइट थाना क्षेत्र के साहबपारा के पास गिरोह के कुछ लोग रात में गड्ढा खोदकर केबल निकाल रहे थे। जब पुलिस ने पूछताछ की तो किसी प्राइवेट कंपनी के लिए काम करने की बात कही गई, लेकिन शक होने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पकड़े गए लोगों का कहना है कि ठेकेदार ने उन्हें गड्ढा खोदने के लिए कहा था। फिलहाल पुलिस ठेकेदार की भी तलाश कर रही है। सर, हम लोग गड्ढा खोदते हुए पकड़ा है। हम लोग को कहा गया था ठेकेदार की गैस का गड्ढा खोदना है और तुम लोग 500 रुपये दिहाड़ी देंगे, बाकी गैस लाइन पाइप जो भी चालू करना होगा हम करेंगे। वो ठेका हमारा है ना, तुम्हारा ठेका है गड्ढा खोदने का। पुलिस को पता चला कि नहीं इसमें से केबल भी खींच रहा है, तो इसीलिए हम लोग को पकड़ के अंदर लाया। हम कितना जगह केबल खींचे आप लोग? हम लोग केबल नहीं खींचे सर, पहली बार आए थे हम लोग, गड्ढा ही खोद रहे थे। 7 लोग को जो है गिरफ्तार किया गया है। सभी लोग अररिया के रहने वाले हैं और उनकी जो है गहनता से जांच की जा रही है। उनका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आए, किनके द्वारा भेजा गया, तो ये सारी बातों की हम लोग जांच कर रहे हैं। वहीं सीतामढ़ी में लगातार हो रही डकैती की घटना से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सीतामढ़ी के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले 1.5 महीनों के भीतर तकरीबन 8 जगहों पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया। सीतामढ़ी के एसपी ने इस पूरे मामले पर स्पेशल टीम का गठन किया, जिसके बाद डकैती गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बाजपट्टी इलाके से 10 डकैत को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कुछ लोग तो पूर्व में भी डकैती में शामिल रहे हैं, कुछ भी जेल से छूटे हैं। अभी कुछ एक लोग बाहर हैं जो कि फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। प्रति घटना में लगभग 15 लोग रहते थे, तो इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। अन्य के लिए की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अगली खबर गया से, जहां पूर्व नक्सली की हत्या के मामले में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी। 4 माओवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी गया औरंगाबाद की सीमा पर काफी एक्टिव थे। पूर्व नक्सली हीरा यादव उर्फ जितेंद्र यादव की हत्या पुलिस मुखबिरी के आरोप में की गई थी। पुलिस के अनुसार बीते 14 जून को नक्सलियों ने कोच थाना अंतर्गत कमल बिघा गांव में जितेंद्र यादव को गोली मारी। पुलिस इस मामले में फरार और नक्सलियों की तलाश में जुटी है। वहाँ पर जमीन पूर्व से कुछ नक्सलियों के द्वारा जो प्रतिबंधित जमीन घोषित किया गया है उसको उस जमीन को खरीद बिक्री वो करवा रहा था। इसी कारण से उसकी हत्या की गई है। तो उक्त जो गिरफ्तार दोनों नक्सली हैं उनके निशानदेही पर इस घटना में शामिल एक अन्य कुख्यात नक्सली संजय यादव जो कि कोच थाना का, और इनके निशानदेही पर एक अन्य जिसका नाम है सुखेंद्र यादव जो भी मनोहरपुर थाना कोच का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार किया गया है।
अगली खबर अररिया से आपको बताएंगे, जहां डीएम इनायत खान ने अपने अधिकारियों के साथ क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लिया। डीएम ध्वस्त पुल के नजदीक पहुंची और बारीकी से निरीक्षण किया। डीएम ने कहा कि पुलिस गिरने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। टीम सैंपल लेकर लैब भेजेगी, जिसके बाद रिपोर्ट पर सख्त कार्रवाई होगी। डीएम ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से इस पुल का निर्माण कराया गया था। निरीक्षण के क्रम में हम लोगों ने देखा कि जो पुल कल ध्वस्त हुआ था उसकी फील्ड इंस्पेक्शन करके यहाँ पर पदाधिकारी भी हैं। कल ही जब सूचना मिली थी तो हम लोगों ने विभाग को भी संसूचित किया था। विभाग के स्तर से भी एक तकनीकी दल गठित कर दिया है, जो आज शाम और कल डिटेल में इन ध्वस्त होने के कारणों का पता लगाएगा। सैंपल भी कलेक्ट करके लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और जो भी पदाधिकारी होंगे या संवेदक की कमी होगी उस पर नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर भारत में हीट वेव की स्थिति लगातार बनी हुई है। कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अभी एक और 2 दिन तक रेड अलर्ट की स्थिति बनी रहेगी और उसके बाद ऑरेंज अलर्ट होगा। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। भारत में जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, आगे मौसम कैसा रहेगा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार। सर, जिस तरीके से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है और हीट वेव की स्थिति लगातार अभी भी देखने के लिए मिल रही है। देखिए, कल तक हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इवन बिहार, पूरा नॉर्थ इंडिया के लिए रेड अलर्ट था। और अब जो कंडीशंस हैं ज्यादा तो इम्प्रूव नहीं हुई, लेकिन इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारा जो वार्निंग लेवल है एक स्टेप नीचे है। आज हमारा पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। और लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए, वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां आने वाले 2 दिनों के लिए हमारा रेड अलर्ट है। ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए 24 घंटे के लिए आज के लिए रेड अलर्ट है। बिहार के लिए हमारा कोई अलर्ट नहीं है। कल वहां रेनफॉल एक्टिविटी आ गया और ईस्टर्ली का इन्फ्लुएंस आ गया, वो बंगाल से हवाएं आ गई और वही ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी कल से आ जाएंगी, जिसके लिए हमने ईस्ट उत्तर प्रदेश में भी वार्निंग ग्रेड हमारा डाउन ग्रेड कर दिया। तो जब तक मानसून नहीं आता तब तक तो जनरली टेम्परेचर हायर साइड रहते ही हैं। तो आप ये मान के चलिए, अगर हीट वेव में भी अवेटमेंट होगा, ठीक है, फिर भी जो टेम्परेचर जब 42 डिग्री अबव रहने का चांसेस रहता ही है। वैसे ही रहेंगे टेम्परेचर 42-43 तक, वो तो पूरा वेट नहीं होता पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जब तक मानसून नहीं आता। और मानसून अभी जो नॉर्मल डेट है वो 30 जून तक है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार, जिनका कहना है कि फिलहाल गर्मी से राहत नहीं है और दिल्ली एनसीआर में मॉनसून भी 30 जून के बाद ही हिट करेगा। तो अभी हीट वेव की स्थिति थोड़ी सी कम होगी, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं होगी, यानी कि राहत के लिए लंबा इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन चंदन पटवाल के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और नेपाल में बारिश को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश से बिहार में खतरा हो सकता है। इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण पहाड़ी नदियां उफान पर है। किशनगंज में बहने वाली नदियां उफान पर आ गई है। कनकई नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोग नदी के जलस्तर पर विशेष नजर रख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, नेपाल में हो रही बारिश की वजह से बिहार में बाढ़ के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं नेपाल के पहाड़ों में मानसून की दस्तक के साथ ही शुरू हुई बारिश के बाद गंडक नदी के जलस्तर में अचानक ही वृद्धि शुरू हो गई है। गर्मी के कारण सूख चुकी गंडक नदी के जलस्तर में अब धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। नेपाल की पहाड़ी नदियों के जलस्तर में वृद्धि के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर कर्मचारी अलर्ट मोड पर हैं। ग्राउंड जीरो से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता मुन्ना राज। गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि शुरू हो गई है और यह पहली वृद्धि मानी जा रही है। गंडक नदी बिल्कुल सूख गई थी और धीरे धीरे गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। और वाल्मीकि नगर गंडक बराज की बात करें तो लगातार वाल्मीकि नगर से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। जो जलस्तर गर्मी के बाद 2000 से लेकर 3000 क्यूसेक तक सिमट गया था, वो जलस्तर धीरे धीरे करके 30,000 क्यूसेक को पार कर गया है। हालांकि इस जलस्तर से फिलहाल बाढ़ का कोई खतरा नहीं है और मानसून से ठीक पहले यह जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। और जो नेपाल से जो संभावनाएं जताई गई है
नेपाल के तराई इलाकों में मानसून पहुंच गया है और मानसून के बाद वहां लगातार बारिश हो रही है और नेपाल के जो तराई इलाके हैं उन इलाकों में बारिश हो रही है। उसी का असर है, गंडक नदी के जलस्तर में धीरे धीरे वृद्धि दर्ज की गई है और जो दियरा का इलाका है धीरे धीरे वहां सतर्कता बढ़ती जा रही है, चूंकि दियरा के तमाम ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल सूखे से रहते हैं और गर्मी के बाद जिस तरह से इस साल भीषण गर्मी पड़ रही थी, कई इलाके बिल्कुल सूख गए थे जहां खेती भी शुरू हो गया था। तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और नेपाल के जो तराई इलाके हैं उन इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और नेपाल में जैसे जैसे बारिश शुरू हो रही है वैसे वैसे गंडक नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। लेकिन फिलहाल गंडक नदी से बाढ़ का कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर जो निचले इलाके हैं उन इलाकों में कटाव का खतरा जरूर बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कहें तो मानसून ने अभी तक बिहार में दस्तक नहीं दिया है, लेकिन मानसून का असर वाल्मीकि नगर के तमाम इलाकों में गंडक नदी के साथ ही देखने को जरूर मिल रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, वाल्मीकि नगर। बढ़ते आगे, किशनगंज में ठाकुरगंज प्रखंड स्थित भोगडावर पंचायत के वार्ड संख्या 10 और 11 में लगभग 50 से अधिक घरों में पानी घुस आया। जलजमाव के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग 2 फीट पानी में रहने को विवश हैं। कई लोग तो घर छोड़कर सड़क पर ही टेंट बनाकर रह रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए। 40 से 50 घर जो जल जमा में आ चुके हैं, जिसमें मुख्य सड़क भी टूट चुका है। ये जल का निकासी नहीं हो पा रहा है कलवट की वजह से, पुल पुलिया की वजह से। हम मांग करते हैं, हम सभी लोग किशनगंज प्रशासन से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि हम लोग की सुनवाई की जाए। पानी के कारण हम लोग कई बार उन लोगों मतलब पुल पुलिया के लिए मांग किए, जिसमें ये लोग कोई सुनवाई नहीं किया, जो अपने मर्जी से कार्य करके निकल गया। और यहाँ अभी इसी बारिश में जो अभी फर्स्ट में अभी बारिश हुई है, इसमें कम से कम 50 घर यहाँ डूबा हुआ है, जिसमें बीवी बच्चे लेकर के सब रोड में आ गए हैं। अगली खबर बगहा से आपको बताएं, जहां बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों में कटाव का खतरा मंडराने लगा है। मदनपुर वन क्षेत्र से होकर गुजरी गंडक की धारा 50 एकड़ से अधिक जंगल को अब तक निगल चुकी है। लगातार कटाव जारी है और इसके बावजूद जंगल को संरक्षित करने के लिए अब तक किसी तरह के कोई प्रयास नहीं किए गए। कटाव निरोधक कार्य नहीं किए जा रहे हैं। हालातों का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। गंडक नदी निगल रही है और लगातार कटाव के कारण जंगल की भूमि सीमित रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये गंडक नदी और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का ये मदनपुर जंगल का इलाका है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि मदनपुर जंगल में लगातार कटाव जारी है और कई इलाकों में गंडक नदी करीब 50 एकड़ से ज़्यादा भूमि को निगल चुकी है और लगातार कटाव कर नदी आगे बढ़ रही है। और 15 जून तक कटाव निरोधी कार्य के लिए समय निर्धारित किया जाता है जल संसाधन विभाग की ओर से। इस अवधि के बीत जाने के बाद भी इस जंगल को संरक्षित करने की दिशा में अब तक कोई प्रयास नहीं किया जा सका। हम तस्वीरें के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से गंडक नदी कटाव कर रही है और यहाँ एक नाविक है, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। ना कटाव कैसे नदी कटाव करता का गिरल नहीं क्या गिरल बा गिरल बा। कितना दिन से कटाव हो रहा बा? अरे नगदे 2-4 महीना से कटाव चल रहा बा। हाँ, अब तो सब भादो बैठल है बा, पूरा बरसात बचल बा, सब डूब जाई है। कटाव को गंभीरता से लेने की जरूरत है और वन विभाग की तरफ से अब तक इस पर पहल नहीं किया जाना निश्चित तौर पर एक बड़े सवाल को जन्म दे रहा है। मुन्ना राज, न्यूज 18, बगहा। और योग नगरी के नाम से प्रसिद्ध मुंगेर में योग दिवस की अलग ही तैयारियां चल रही है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरा शहर बिल्कुल तैयार है। यहां प्रसिद्ध बिहार योग विश्वविद्यालय में विशेष तैयारियां की गई हैं। 1964 में स्थापित बिहार योग विद्यालय सत्यानंद योग के नाम से पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार करता है। योग दिवस के मौके पर बिहार स्कूल ऑफ योगा ही नहीं बल्कि पूरा मुंगेर योग के रंग में रंग जाता है। वर्ल्ड के करीब 60-70 देशों में बिहार योग विद्यालय का संस्था का शाखा है, काम होता है। और ये लोग गुरु परंपरा को चलाते हैं
स्वामी शिवानंद जी थे। तो मुंगेर का जो परिदृश्य पहले था, अब योग नगरी के कारण मुंगेर को सम्मान मिल रहा है और मुंगेर विश्व का एक ऐसा मात्र एक केंद्र है जो योग का प्रचार प्रसार करते हैं, योग के क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम करते हैं। और यहाँ योग विश्वविद्यालय मूल रूप से है लोगों को योग के प्रति जागरूक करना है। जब भी बात योग की होती है तो मुंगेर का एक विशेष रूप से स्थान आता है, क्योंकि मुंगेर में योग का सबसे बड़ा केंद्र है बिहार योग विद्यालय मुंगेर। और यहाँ का जो मेन है स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी हैं, वो जिनके देख रेख में योग का कार्यक्रम चलाया जाता है, योग की शिक्षा दी जाती है। और ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लगभग 60 से 70 देशों में इनकी शाखाएं फैली हुई हैं। और पटना से सटे पालीगंज में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। आक्रोशित लोग चिलचिलाती धूप में सड़क पर उतरे और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल पालीगंज के पैपुरा में जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को पानी की समस्याएं हो रही है। ग्रामीण जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। ग्रामीणों ने NH-69 जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया और PHED विभाग की तरफ से उन्हें मदद का भरोसा दिया गया है। आप नहीं समझ रहे कि यहाँ से पानी ढुआता है, रोज झगड़ा हो रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।